अभी अभी बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में एक बार फिर से हालात बेकाबू हो गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का बेटा बीएनपी का वर्किंग प्रेसिडेंट तारिक रहमान के ढाका पहुंचते ही भीड़ बेकाबू हो गई। लाखों लोग तारिक रहमान के स्वागत के लिए पहुंच गए। 17 साल के बाद तारिक रहमान ब्रिटेन से लौटे। बताया जा रहा है कि 26 दिसंबर को बोगुरा 6 सीट से वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। माना जा रहा है कि अगर बीएनपी चुनाव जीती तो तारिक रहमान ही बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि खालिदा जिया 80 साल की हो चुकी हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हालांकि तारिक के खिलाफ बांग्लादेश में कई क्रिमिनल केस दर्ज थे, जिसमें शेख हसीना की हत्या की साजिश का भी केस शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाखों की भीड़ तारिक रहमान के स्वागत के लिए वहां पर उमड़ पड़ी है। चुनाव लड़ने के लिए ही तारिक 17 साल के बाद अपने देश यानी कि बांग्लादेश लौटे हैं। ये तस्वीरें आप देखें, तारिक रहमान की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तारिक रहमान पर कई क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। कहा यह भी चाहता है कि कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत भी केसेस किए गए। तारिक रहमान के ऊपर आरोप ये भी है कि जो प्रधानमंत्री रही शेख हसीना, उनके मर्डर की भी साजिश इन्होंने रची थी। ऐसे कई सारे आरोप इनके ऊपर हैं। लेकिन एक बार फिर से चुनाव जब अपने सिर पर हैं, बांग्लादेश में बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। कौन कौन से सियासी दल इसमें ताकत दिखाएंगे, उसमें एक बड़ी पार्टी है बीएनपी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके कार्यकारी अध्यक्ष वर्किंग प्रेसिडेंट हैं तारिक रहमान, वो अपने देश वापस लौट आए हैं। बोगुरा 6 सीट से वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। शोएब रजा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शोएब, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, स्वागत करने के लिए लाखों की भीड़ तारिक के लिए वहां पर मौजूद है, लेकिन इससे कितना परिवर्तन वहां के अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा के नजरिए से हम देख पाएंगे, या भारत के खिलाफ जो आवाजें वहां पर बुलंद हो रही हैं, क्या इसमें थोड़ी शांति आ पाएगी या ये और बढ़ेगा? देखिए मीनाक्षी, अगर इतिहास को देखते हैं हम बीएनपी के, जब खालिदा जिया जो तारिक रहमान की माता है, वो जब प्रधानमंत्री थी 2 बार, चाहे 91 से 96 की बात करते हैं, 2001 से 2006 की बात करते हैं, उस दरमियान भारत ने डील किया था, जाहिर सी बात है बांग्लादेश, लेकिन रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे जितने शेख हसीना के ज़माने में भारत और बांग्लादेश के रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप दूसरे जो वहां पर राजनीतिक इस वक्त हालात है, चाहे जमात हो या एनसीपी की बात करते हैं, उनके मुकाबले अगर बीएनपी को देखें तो आपको थोड़ा सा लिबरल उस दिशा में ये पार्टी दिखाई देगी। कम से कम कि भारत ने पहले भी चूंकि खालिदा जिया के साथ डील किया है जब वो प्रधानमंत्री थी, तो तारिक रहमान का बांग्लादेश में आना बीएनपी के लिए तो कम से कम खुशखबरी है, जो उनके कार्यकर्ता है, क्योंकि वो काफी जोश में नजर आ रहे हैं। और जो सुरक्षा भी दी गई है तारिक रहमान को, अगर आप देखें तो उसी तरह से यूनुस सरकार ने दी है जैसे एक प्रधानमंत्री को दी जाती है जी। तो वहां जब हम बांग्लादेश में गए भी थे, बहुत सारे लोगों से हमारी बात होती थी, तो वो इस बात को कहते थे कि शेख हसीना के साथ जो लोग थे, क्योंकि एक बड़ा प्रतिशत था और इतने सालों तक शेख हसीना वहां पर प्रधानमंत्री रही, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यकीनन शेख हसीना को पसंद करते हैं वहां पर, लेकिन उनके सामने मजबूरी है, अवामी लीग इस बार चुनाव नहीं लड़ेगी, तो ऐसे में उनके पास सिर्फ बीएनपी का रास्ता बचता है। ठीक है शोएब, अब देखना यह है कि तारिक रहमान के पहुंचने के बाद बांग्लादेश में हालात बदलते हैं या फिर और बिगड़ जाते हैं। इस बीच एक और खबर आपको बता दें जो कि बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश में जारी बवाल के बीच मोहम्मद यूनुस को एक बड़ा झटका लगा है। मोहम्मद यूनुस के विशेष सहायक खुदा बख्श चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया जब 17 साल बाद तारिक रहमान की मुल्क में वापसी हुई है। इस्तीफे के साथ ही बांग्लादेश में हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। चूंकि यूनुस सरकार वैसे ही सवालों के घेरे में है, लगातार यूनुस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, और ऐसे में उनके विशेष सहायक का इस्तीफा देना, राष्ट्रपति का स्वीकार कर लेना और तारिक रहमान का बांग्लादेश आना, क्या बांग्लादेश में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है? तारिक रहमान के आने के बाद क्या हालात बदलने वाले हैं, क्या और हालात बिगड़ने वाले हैं? तमाम सवाल। और अभी अभी एक बड़ी खबर बिहार के नवादा से, जहां 26 नीलगायों को गोली मारी गई है। किसानों की फसल बचाने के लिए प्रशासन ने यह कार्रवाई की। नीलगाय को गोली मारने का अभियान लगातार जारी है और इसके लिए वन विभाग ने शूटर्स तैनात किए हैं।
माहौली पंचायत में नील गायों की बड़ी संख्या में ये झुंड खेत में लगी हुई फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसके कारण किसानों की फसल के साथ ही आर्थिक नुकसान भी उन्हें हो रहा था। बताया जा रहा है कि नील गायों के चलते हर साल 50 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हो रहा था। इससे लेकर किसानों ने आवेदन किया और फिर यह कार्रवाई की गई। अब तक 26 नील गायों को मार गिराया गया है। सभी नील गायों को दफना दिया गया। अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है। ये किसानों के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती थी कि नील गाय उनके फसलों को खराब कर रही थी। उन्हें कई दफा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या कोई और तरीका नहीं था प्रशासन के पास? क्या कोई और जरिया नहीं था? क्या केवल नील गायों को मार देना ही एक जरिया था? ये सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि उनके लिए वो हो सकता है भोजन होगा। जंगल कटते चले जा रहे हैं, आदमियों की रिहाइश बढ़ती चली जा रही है। अब अगर ये जंगली जानवर खेतों की तरफ, इंसानी रिहाइश की तरफ अगर रुख कर रहे हैं तो इसमें गलती किसकी है? आर्थिक नुकसान हो रहा है, उससे भी कोई दरकिनार नहीं कर सकता। किसानों की फसलें खराब हो रही है, उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या नील गायों का शिकार कर देना ही एकमात्र इंसाफ है? ये सवाल तो पूछा जाएगा। क्या कोई और जरिया नहीं हो सकता था? नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, जो बात अभी मीनाक्षी कह रही थी वो सवाल बड़ा वाजिब है। क्या ऐसे शिकार कर देना, नीलगायों को खत्म कर देना, क्या यही एकमात्र तरीका प्रशासन के पास बचा? क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे किसानों को भी राहत मिले और नीलगायों की भी जान ना जाए? जी हाँ, इसको लेकर बहस लंबे समय से चलती रही है और नियमों के तहत सरकार ने ये प्रावधान किया है और पिछले करीब 1 दशक से ये नियम के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। और इसमें मुखिया की तरफ से एक आवेदन लिया जाता है जहां किसान अपनी बात रखते हैं। और चूंकि ये देखा गया है कि बहुत बड़े पैमाने पर फसलों की क्षति हो रही है और इसमें क्षति का प्रावधान किसानों के लिए भी किया गया है। 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर उनको क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान भी है। लेकिन इसको लेकर समय समय पर यह बहस होती रही है जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि क्या यही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि अब तक यदि आप देखें तो पिछले 1 साल में 4200 नील गायों को अब तक मारा जा चुका है। विधानसभा में खुद इससे संबंधित जो विभाग के मंत्री हैं उन्होंने ये जानकारी दी थी। उसमें अकेले वैशाली जिले में करीब 3000 नील गायों को मारा गया है। 5 जिले हैं जो मोटे तौर पर सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं नील गायों से और समय समय पर ये अभियान चलता रहता है। जो प्रशिक्षित शूटर होते हैं उनको निबंधित किया है सरकार ने और उनको ही बुलाया जाता है जब इस तरह की शिकायतें किसानों की तरफ से आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है ये सवाल भी जो है खासतौर से जो पशु प्रेमी जो एक संगठन होते हैं उनकी तरफ से भी इस तरह के सवाल कई बार खड़े किए गए हैं कि आखिर क्या सिर्फ यही विकल्प है, क्या दूसरा नहीं हो सकता? ठीक, नीतीश आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को हम सुनवा देते हैं नील गायों को गोली मारने वाले शूटर्स का इस पर क्या कहना है। बस शूटिंग चल रही है। जहाँ से हम लोगों को लेटर आता है वहाँ हम लोग जाते हैं और वहाँ जाके इसको मारते हैं। मारने के बाद इसको बैरियल करवाते हैं, हम लोग गड़वाते हैं जेसीबी द्वारा। बिहार में ऑन डिमांड कैसे हो रहा नीलगायों का शिकार? बस शूटिंग चल रही है। जहाँ से हम लोगों को लेटर आता है वहाँ हम लोग जाते हैं और वहाँ जाके इसको मारते हैं। मारने के बाद इसको बैरियल करवाते हैं, हम लोग गड़वाते हैं जेसीबी द्वारा। सीधे सिर में मार दे रहे गोली, क्या ऐसे ही फसल बचेगी? हाथ में गन, तैनात हैं शूटर, नीलगाय क्यों टारगेट पर? कर रहे बाद अभी कर रहे यहाँ गोली। चलिए 28 को उसको बुलाएंगे। हाँ, उससे पहले हम आ जाएंगे। प्रशासन के आदेश पर शूटिंग, निशानेबाजों की प्री बुकिंग। खेत बचाने की कार्रवाई, नीलगाय निशाने पर आई।
अगर आप बाहर खाना खाते हैं या जूस पीते हैं तो ये खबर आपके लिए। बिहार की राजधानी पटना में फूड सेफ्टी विभाग ने जूस की ऐसी दुकान में छापेमारी की जहां शेक में मिलावट की जा रही थी। पटना में फूड सेफ्टी विभाग ने कंकड़बाग स्थित डॉक्टर्स कॉलोनी गोलंबर के पास कृष्णा जूस एंड शेक शॉप में छापा मारा। यहाँ शेक को गाढ़ा करने के लिए डी पाउडर नाम का केमिकल डाला जा रहा था। ये केमिकल किस चीज से बना है इसे दुकानदार नहीं बता पाया, लेकिन दुकानदार का कहना है कि उसने केमिकल दिल्ली से मंगाया है। इसी तरह जब फूड सेफ्टी विभाग ने एक रेस्टोरेंट में रेड की तो वहां खाने में मिलावटी पनीर परोसा जा रहा था। साथ ही इस रेस्टोरेंट में गंदगी का अंबार लगा हुआ था। फूड विभाग ने जूस शॉप और रेस्टोरेंट दोनों को ही सील कर दिया है। लेकिन आप देखिए, रोज ऐसी खबरें आपके सामने आती हैं जिससे सवाल है कि क्या कुछ भी खाने पीने लायक मार्केट में बचा है। कौन सा पाउडर है? डी पाउडर है सर। क्या नाम है? डी पाउडर। किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है ये? शेक में डालता है। क्या होता है उसके बाद जब शेक में डालते हैं तो क्या होता है? शेक थोड़ा गाढ़ा होता है। इसका नाम नहीं है? किस चीज में लाते हैं इसको? किस ऐसे पन्नी में। कहाँ से लाते हैं? ये दिल्ली से लाया। ये खबर आंखें खोलने वाली है। आप दुकान से शेक ये सोचकर खरीदते होंगे और पीते होंगे कि इससे आपकी सेहत बन जाएगी, कैल्शियम मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएंगे, लेकिन जूस में भी केमिकल है, शेक में भी केमिकल है। ये लोगों की कल्पना से वाकई में परे खबर है। विभाग, जो फूड सेफ्टी विभाग है, वो इस जूस शॉप को सील कर चुका है। केमिकल को जांच के लिए भी भेजा जा रहा है। साथ ही जूस शॉप के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह रेस्टोरेंट में जांच के दौरान मिले पनीर का भी सैंपल जांच के लिए भेजा गया। फूड डिपार्टमेंट ने लोगों से अपील की है कि वो खुले जूस और शेक पीते वक्त सतर्क रहे, अपनी आंखों के सामने जूस निकलवाएं, अपनी आंखों के सामने ही शेक बनवाएं। इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं बचा है। पटना में फूड डिपार्टमेंट की तरफ से की गई छापेमारी में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पटना के कंकड़बाग में कृष्णा जूस की दुकान पर जब फूड इंस्पेक्टर ने छापेमारी की तो यहां से एक केमिकल बरामद हुआ। उस केमिकल के बारे में दुकानदार ने बताया कि इसका इस्तेमाल वो जूस और शेक को गाढ़ा करने के लिए करता है और काफ़ी संख्या में जूस के जो दुकानदार हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इस केमिकल का नाम क्या है ये दुकानदार ने नहीं बताया, लेकिन ये केमिकल दिल्ली से मंगाया जाता है और डी नाम से जाना जाता है। खुद जो फूड इंस्पेक्टर हैं उन्होंने अपने जीप पर इसे टेस्ट किया तो वो जीप से चिपक गया और उसे हटाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। अब इसके सैंपल जब्त कर लिए गए हैं, जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है और फिलहाल जो ये दुकान है उसे सील कर दिया गया है। खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वालों के खिलाफ तो फांसी की सजा होनी चाहिए या उम्र कैद से कम तो कुछ नहीं होना चाहिए। छापेमारी के दौरान फूड सेफ्टी विभाग की टीम को दुकान के अंदर से केमिकल मिला, जिसे फूड सेफ्टी विभाग के इंस्पेक्टर ने टेस्ट करने के लिए जीप पर रखा। अभी हमारे संवाददाता भी बता रहे थे ये पाउडर उनकी जीप से चिपक गया। बड़ी मुश्किल से वो इस पाउडर को छुड़ा पाए हैं। दुकान में आए हैं कृष्णा जूस एंड शेक्स। यहाँ भी देख रहे हैं कि थोड़ा सा अवॉइडेबल पाउडर देख रहे हैं जिसका कोई केमिकल नाम नहीं बता रहे हैं। जब उसको हम ओरली टेस्ट करने के प्रयास किए तो उसमें जीभ में लेने पर जीभ में पूरा सट गया। उसको मतलब कि रगड़ने के बाद भी वो जल्दी से छूट नहीं रहा था और मुंह चिकना हो गया। ये लोग बोल रहे हैं कि ये शेक को गाढ़ा करने के लिए केमिकल आता है, लेकिन केमिकल का कुछ नाम नहीं बता रहे हैं और ना ही इसका कोई डब्बा दिखा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि दिल्ली से लूज हम मंगवाते हैं, उसका कोई ट्रेस भी नहीं बता रहे हैं। तो तत्काल प्रभाव से इसको हम दुकान को लाइसेंस नहीं रहने के कारण बंद कर दे रहे हैं और प्लस उस केमिकल को जांच में लेबोरेटरी में भेजा जा रहा है। नीतीश, ऐसे और भी सारी जूस शॉप्स होंगी या मिल्क शेक शॉप होंगी, फूड सेफ्टी विभाग इसको क्या कर रहा है और कैसे अपनी कार्रवाई को बढ़ा रहा है? जी हाँ, जब ये जानकारी सामने आई है तो उसके बाद अब निश्चित रूप से तमाम ऐसे जो जूस दुकानदार हैं अब उनके खिलाफ भी एक अभियान चलाया जाएगा, वहाँ जांच पड़ताल की जाएगी, क्योंकि पहली बार ये जानकारी सामने आई है कि जूस और शेक को गाढ़ा करने के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल हो रहा था
और जब वहाँ छापेमारी की जा रही थी तो खुद फूड इंस्पेक्टर ने देखा कि वो केमिकल कितना खतरनाक था, जीभ से उनके चिपक गया जब वो टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और जो दुकानदार ने बताया कि इसे दिल्ली से वो लोग मंगवाते हैं, कोई केमिकल नाम है इसकी जानकारी नहीं, और ये भी कि जो दिल्ली से आता है वो सिर्फ एक पॉलीथीन में आता है जिस पर कुछ भी लिखा नहीं होता है। तो ये सारी बातें संदेहास्पद हैं और ये साफ तौर पर बता रही हैं कि ये एक खतरनाक केमिकल है और जिसका अवैध तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब लैब में इसे भेजा गया है तो जाहिर है जांच के बाद पता चलेगा कि इसका केमिकल नाम क्या है। लेकिन ये जानकारी जब सामने आई है तो निश्चित रूप से तमाम ऐसे जो जूस दुकानदार हैं अब उनकी जांच पड़ताल करने का भी फैसला लिया गया है। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब मिलावटी सामान का खेल केवल पटना तक ही सीमित नहीं है। राजधानी दिल्ली से लेकर देश के हर इलाके में आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खाने पीने की चीजों से लेकर आपके रोजाना के इस्तेमाल की हर चीज में मिलावट की जा रही है। दिल्ली में 2 दिन पहले ही एक्सपायर्ड फूड आइटम्स मिले थे। रेड के दौरान नकली बेबी फूड मिला था। इसी तरह जयपुर में नकली घी फैक्ट्री पकड़ी गई है। दिल्ली के करोल बाग में तो जालसाज सैमसंग का प्रीमियम मोबाइल ही नकली बना रहे थे। यानी मोबाइल से लेकर खाने पीने की छोटी से छोटी चीज सब कुछ नकली मिल रही है। आज सुबह एक दिल दहला देने वाली खबर कर्नाटक से आई। यहां बीच सड़क पर एक लग्जरी बस आग का गोला बन गई। बस में सवार 9 यात्री जिंदा जल गए। यह हादसा कर्नाटक में चित्रदुर्ग जिले में हुआ, जहां बेकाबू ट्रक ने स्लीपर बस को टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक हादसा ट्रक ड्राइवर को झपकी आने के कारण हुआ। इसके बाद ट्रक डिवाइडर को तोड़ते हुए रोड के दूसरी तरफ जाकर बस से टकरा गई। ट्रक के टकराने के साथ ही बस आग की लपटों में घिर गई। गोकर्ण की तरफ जा रही बस में 32 यात्री सवार थे। आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोगों को निकलने का मौका ही नहीं मिला। गैस कटर की मदद से यात्रियों को निकाला गया। हादसे में मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। बस में सवार 12 यात्री बुरी तरह जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस के ड्राइवर और कंडक्टर कूदकर किसी तरह बाहर निकल पाए तो उनकी जान बच गई। कर्नाटक सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे में जान गंवाने वालों में ट्रक का ड्राइवर और हेल्पर भी शामिल है। अब ये हादसा कैसे हुआ, इसमें इतने लोगों की जान चली गई, 9 लोग जिंदा जल गए इस बस में। और बस की हालत आप देखिए, बस पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। इसके अंदर जो यात्री थे उनका हाल कैसा हो गया होगा, इस बात को महसूस किया जा सकता है। अब इस पूरे मामले की जांच होगी और ये पता लगाया जाएगा कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇದುವರೆಗಿನ ತನಿಖೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೊಡೆದಿರ್ಬೋದು. ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕು ಲೀಕ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಬೆಂಕಿ ಉಂಟಾಗಿ ಈ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗಾಡಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಈಗಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 8 ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ದುರಾದೃಷ್ಟವಶ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕಂಟೈನರ್ ಲಾರಿಯ ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡ. हमारे सहयोगी टी राघवन इस खबर पर जुड़ गए हैं। राघवन, गलती किसकी थी, अब क्या मुआवजा दिया जाएगा जिनकी जान चली गई? जी देखिए, जो पुलिस की आरंभिक जांच है मीनाक्षी, वो इस तरफ इंगित कर रही है कि इसमें गलती जो है वो ट्रक ड्राइवर की थी, क्योंकि ट्रक जो है वो बेंगलुरु की तरफ आ रहा था और बस जो है बेंगलुरु से गोकर्णा की तरफ जा रही थी। ट्रक ड्राइवर ने, पुलिस का ऐसा कहना है कि शायद वो सो गया और उसने पूरा डिवाइडर क्रॉस किया। डिवाइडर क्रॉस करके दूसरी तरफ सड़क के वो आया और उसने उस जगह पर बस को टक्कर मारी जहाँ बस का डीजल टैंक था। इसी वजह से कुछ ही सेकेंड्स में बस ने आग पकड़ ली। हालांकि जो सीट नंबर 11 और उसके बाद के पैसेंजर हैं पीछे की तरफ, उनको इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। बस ड्राइवर की दोनों टांगें जो है वो फ्रैक्चर हुई है। क्लीनर सौभाग्यवश जो है वो जो बस ड्राइवर के लेफ्ट हैंड साइड में जो लोअर बर्थ में जितने भी पैसेंजर्स थे मीनाक्षी, ये कहा जा रहा है कि जो इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि उस बस का जो शीशा है दूसरी तरफ का वो पूरा अपने आप ही टूट गया। इस वजह से वो पैसेंजर्स जो है वहां से बचकर निकल पाने में कामयाब हो गए। जी, बहुत शुक्रिया राघवन आपका पूरी जानकारी के लिए।
वहीं तमिलनाडु के कुड्डालोर में भी दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। हादसा कुड्डालोर में उस वक्त हुआ जब तिरुचिरापल्ली से चेन्नई जा रही रोडवेज की बस का हाईवे पर अचानक टायर फट गया, जिसकी वजह से ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो दिया और बस डिवाइडर पार कर सड़क के दूसरी ओर कई गाड़ियों से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने दुख जताया है, साथ ही पीड़ितों को आर्थिक मदद देने का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन हालत आप देखिए, गाड़ियों की हालत कैसी हो गई इस टक्कर के बाद। एक बस जिसका टायर फटा, ये अनियंत्रित हुई, सड़क की दूसरी ओर चली गई और कई गाड़ियों से जा टकराई। अभी में बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां 14 घंटे के बाद भी एमयू कैंपस में टीचर की गोली मारकर हत्या करने वाले का कोई सुराग नहीं मिला है। नकाबपोश बदमाशों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर अचानक टीचर पर हमला किया। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों ने शिक्षक के सिर में गोली मारी, जिससे कि उनकी मौत हो गई। हत्या के बाद एमयू कैंपस में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। आरोपियों की तलाश के लिए सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। एमयू के वाइस चांसलर नईमा खातून ने कहा कि बदमाशों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कप्तान साहब से अभी बात हुई है, डीआईजी साहब से बात है, ये कोई कसर नहीं छूटेगी। उन लोग अभी से अपने उसमें लग गए हैं, वे सब पकड़े जाएंगे ये बहुत जल्दी। ये भी यूनिवर्सिटी में टीचर थे। बस ये दुखद है, एक ही स्पॉट पे रोज आते थे वो, वहाँ आज भी शायद चाय के लाइब्रेरी थी। हमने तो देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि 5 गोली क्लोज उससे लगी। अब हर दिन की तरह एएमयू टीचर खाना खाने के बाद वॉक पर निकले थे, तभी बदमाशों ने उन पर अटैक कर दिया। टीचर के सर में 5 गोली मारी गई। फिलहाल पुलिस चश्मदीदों से पूछताछ कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। रात के 9 बजे की बात है, कैनेडी हॉल के सामने एक व्यक्ति जिसका नाम राव दानिश है, उनको 2 अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार के घायल कर दिया था। तत्काल सूचना मिली, पुलिस ने अटेंड किया सूचना को, उनको अस्पताल पहुंचाया गया जेएमएमसी, जहां पे बहुत गंभीर स्थिति में वो हैं। घटनास्थल का मुआयना कर लिया। एमयू में टीचर की हत्या करने वाले का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है और हैरानी की बात यह है कि हर दिन की तरह नियमित रूप से खाना खाने के बाद वो टीचर टहलने के लिए निकले थे। कौन था जो उनकी पूरी दिनचर्या जानता था? वो ये जानता था कि किस वक्त पर किस जगह से वो निकलेंगे और तब उनके ऊपर ये गोली चलाई गई है। ऐसे कुछ सवाल हैं जो मन में एक कॉमन सेंस के तौर पर सामने आते हैं। अभय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभय, पुलिस की लाइन ऑफ एक्शन क्या है? वो किस पर सस्पेशन अपना रख रहे हैं, संदेह जता रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे पुलिस को ये लगता है कि रेकी की गई है, क्योंकि ये जो टीचर हैं दानिश, ये लगातार डेली शाम को इसी कैंटीन के पास पहुंचते थे चाय पीने के लिए, वहां पर थोड़ी देर बैठते थे और फिर वापस चले जाते थे। कैंपस के अंदर का ही ये पूरा मामला है कैंटीन का। रात तकरीबन 9 बजे के आसपास ये जानकारी मिली कि बेहद पास से गोली मारी गई है। तो ये लगता है कि इनको फॉलो किया जा रहा था, पूरी रेकी की जा रही थी। क्या जानते थे पहले से दानिश कितने बजे कहां पहुंचते हैं? क्या कोई पर्सनल दुश्मनी है? इन सभी एंगल्स पर पुलिस की टीम इस वक्त जांच कर रही है। पुलिस की 4 टीमें इस वक्त न केवल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस जो है उसके आने वाला रूट है। जी अभय, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन कर रहा है, क्योंकि आज उनकी 101वीं जयंती है। इस मौके पर आज देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अटल जी की 101वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रेरणा स्थल में जनसंघ के 3 नेताओं की 65 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा भी शामिल है। इससे पहले आज राजधानी दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने अटल जी को नमन किया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सदैव अटल पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। राष्ट्र के नायकों की आज प्रतिमाओं का लोकार्पण भी होगा, इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। जनसभा को भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री तीनों राष्ट्र नायकों की प्रतिमाओं का लोकार्पण करेंगे, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।
राष्ट्र प्रेरणा स्थल म्यूजियम का उद्घाटन होगा। ओरिएंटेशन रूम में राष्ट्र नायकों के जीवन पर आधारित एवी फिल्म दिखाई जाएगी और एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ गई हैं। रुचि, आप सभा स्थल पर मौजूद है जहां पर ये पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है। पहले तो आप ये बताएं कि कितना सुंदर ये पूरा प्रेरणा स्थल बनकर तैयार हुआ है। जी देखिए, जहाँ प्रेरणा स्थल मीनाक्षी बनाया गया है वहाँ पर पहले कूड़ा जमा होता था, जो शहर का कूड़ा है वो वहाँ पे डंप किया जाता था। अब बहुत सुंदर प्रेरणा स्थल ये बना है, करीब 65 एकड़ में पूरा स्थल फैला हुआ है। और जो मूर्तियां हैं तीनों, क्योंकि बहुत ऊंची मूर्तियां हैं, 65 फुट की और कांस्य की मूर्तियां हैं, तो उनकी खूबसूरती देखते बनती है। अब इसके अलावा जो म्यूज़ियम है उसमें आपको अटल बिहारी वाजपेयी हो, दीनदयाल उपाध्याय हो, सबकी आपको आवाज़, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, आवाज़ सुनाई देगी। उनके जो जीवन से जुड़े प्रसंग हैं वो आप उनकी वहाँ पे सुन सकते हैं, उनकी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है। अटल जी, कल हम गए थे तो कविता वहाँ पे उनका कविता पाठ चल रहा था। बहुत खूबसूरत म्यूरल्स पूरे रास्ते बनाए गए हैं। अब तो लखनऊ आना होगा तो ये देखना भी जरूरी हो जाएगा। रुचि, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।